हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज आपके साथ जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 2 है आपका। बेसिकली 11th क्लास की जो बिजनेस स्टडीज है, बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 2 यानी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 2 लेक्चर्स अभी तक डिस्कस किए हैं। हमने इससे पहले जो पहला लेक्चर था उसमें देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बारे में। लेक्चर 2 किसी कारण से शॉर्ट हो गया था, जिसमें हमने सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही देखा था। और आज जो हम देखने वाले हैं उसके अंदर हम बात करेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को देखेंगे, उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कैसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फ्रेम होती है, कैसे उसको फॉर्म किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, इन सब चीजों के बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले की जो बाकी लेक्चर्स हैं उनको नहीं देखा है तो आपको इसके लिंक हम आई बटन में प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी आपको बिजनेस स्टडी की मिल जाएगी, जहां से आप जाके सारी चीजों को देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज जो आपकी 11th स्टैंडर्ड की हैं और अगले साल जब आप 12th में पहुंचेंगे तो अगले साल भी हम आपके साथ रहेंगे और आपको रेगुलर बेसिस पर इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और सारी चीजें आप तक प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, बात करें जब हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक क्या है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। बेसिकली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जो कि यहाँ प्रॉफिट पर्पस के लिए एक साथ मिलते हैं, जो कि कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। और कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो शेयर के फॉर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो शेयर होते हैं वो ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं। यानी कि आप अपने शेयर को जब चाहें तो किसी दूसरे पर्सन को बेच सकते हैं और अपने पैसे वापस कंपनी से शेयर के फॉर्म में निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। जो पर्सन कंपनी के ट्रांसफरेबल शेयर को परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद कंपनी के मेंबर बन जाते हैं, उन्हें प्रॉफिट के फॉर्म में कंपनी उनको डिविडेंड प्रोवाइड करती है। और ये शेयर जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, जब कभी मर्जी हो तो शेयर को बेच के आप अपनी कंपनी से पैसे निकाल सकते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? क्रिएटेड बाय लॉ के थ्रू उनका निर्माण होता है। और कंपनी का अपना एक परपीचुअल सक्सेशन होता है, यानी कंपनी का अपना एक सक्सेशन है कि किसी के आने से किसी के जाने से कंपनी पर फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी आपकी हमेशा चलती रहती है। जैसे धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडिया लिमिटेड चालू की। अब धीरू भाई अंबानी इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लड़के मुकेश अंबानी उस कंपनी को चला रहे हैं। मुकेश अंबानी नहीं रहेंगे तो उनके लड़के अनंत अंबानी चलाएंगे। यानी कि इन लोगों के जाने से कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी को हम बोलते हैं परपीचुअल सक्सेशन। ये चीज क्लियर है? अब देखिएगा जरा, अब आगे इसके कुछ फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं। फीचर से आपको काफी क्लियरिटी हो जाएगी, काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इसका पहला फीचर है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। जो कंपनी होती है वो कंपनी एक 1956 और वर्तमान का जो कंपनी एक्ट है 2013, इनके थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बिना इसके कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती। अगर आप चाहो तो बिना रजिस्ट्रेशन की कंपनी खोल दो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके मुन्ना भैया तो है नहीं कि चाहेंगे तो कंपनी खोल देंगे। कंपनी खोलने का अपना एक तरीका है। 1956 एक्ट पहले और आज वर्तमान समय में 2013 एक्ट जो है उनको फॉलो करते हुए कंपनी को खोला जाता है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, जैसा अभी आपको बताया था कि कंपनी और कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन दोनों का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे मुकेश अंबानी इज अ पर्सन और रिलायंस कंपनी लिमिटेड इज आल्सो डिफरेंट पर्सन। मुकेश अंबानी भी पर्सन है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड को भी पर्सन ही कहा जाता है, लेकिन रिलायंस और मुकेश अंबानी एक दूसरे की जिम्मेदारियों के लिए लायबिल नहीं है। मुकेश अंबानी की कार से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो जो केस होगा, जो FIR होगा, मुकेश अंबानी के ऊपर होगा। और अगर रिलायंस में कोई प्रोडक्ट खरीदा उससे कोई दिक्कत हो जाएगी तो आप FIR तो जो केस फाइल करेंगे वो रिलायंस के खिलाफ करेंगे। यानी जो कंपनी के मेंबर हैं और जो कंपनी है वो एक दूसरे से क्या है? सेपरेट है, अलग अलग है। कंपनी का परपीचुअल एग्जिस्टेंस होता है। किसी के डेथ होने से, इंसॉल्वेंट होने से, किसी के पागल होने से कंपनी के लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलती रहती है। लिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो कंपनी की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। अगर आपने कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो जितनी वैल्यू के शेयर खरीदे हैं उतनी वैल्यू की आपकी लायबिलिटी रहेगी, उससे ज्यादा की लायबिलिटी नहीं होगी। पर्सनली आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार कंपनी के अंदर नहीं रहेंगे।
और कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब कंपनी का एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, जो कंपनी की उस प्रिस्क्राइब्ड पोस्ट पर होता है, वो बंदा इस ऑफिशियल सिग्नेचर का इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। कंपनी की जो ओनरशिप होती है, कंपनी का जो मालिकाना हक है वो अलग है, वो किसके पास होगा? कंपनी की ओनरशिप जो होती है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास होती है। कंपनी के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। लेकिन कंपनी का जो कंट्रोल होता है वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, यानी इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हायर किया जाता है, वो लोग कंपनी को चलाने का काम करते हैं। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो होता है वो अलग अलग हाथों में होता है, तभी जाके कंपनी कलेक्टिवली बेहतर काम कर सकती है। अब कंपनी की कुछ लिमिटेशंस पे भी बात करेंगे, क्योंकि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई तो लिमिटेशन को भी देख लिया जाएगा। तो पहली लिमिटेशन क्या है कि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी कितनी होगी? लिमिटेड होगी। जितने शेयर खरीदे आपने उतनी की लायबिलिटी, उससे ज्यादा की लायबिलिटी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है, भैया मन आपका लग रहा है कि आपको शेयर जो है अपने जानने वाले को सेल करने हैं, तो आप उसके फेवर में शेयर को सेल कर सकते हो। परपीचुअल एग्जिस्टेंस है, कंपनी हमेशा चलती रहेगी, किसी के डेथ या इंसैनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, कंपनी का स्कोप हमेशा कैसा होता है? एक्सपेंशन का हमेशा होता है। कई कंपनी के पास ह्यूज कैपिटल होती है, एक अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर हैं आपके पास जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, आपके पास बड़े रिसोर्सेज हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, तो हमेशा आपके पास स्कोप होगा कि आप बहुत बड़े स्तर पे जा सकते हैं, बहुत बृहद स्तर पर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब कंपनी को जाहिर है मैनेजमेंट करने वाले बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस से पढ़े हुए MBAs होते हैं जो कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं। तो इस जो ये एडवांटेज है ये आपके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उनको एक बड़ी सैलरी देनी होती है, जो कि कंपनी के लिए आम बात है, हर आदमी उसको सैलरी को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप और सोल ट्रेडिंग में जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है इसमें हमेशा दिक्कत होती है, बट कंपनी के केस में ये आपके लिए एडवांटेज रहता है। लिमिटेशन की बात करें तो लीगल फॉर्मेलिटी बहुत है, हर कंपनी में लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। एक इसको कंपनी को कॉर्पोरेशन कराने का एक बड़ा अच्छा खासा फार्मूला, एक मतलब प्रोसेस है, वो करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव मेथड है, लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत सारी करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से हर व्यक्ति कंपनी के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि कंपनी का फॉर्मेशन अपने आप में एक मुश्किल फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैक ऑफ सिक्रेसी। तो कंपनी की जो इंफॉर्मेशन होती है वो उनके मेंबर्स के लिए ओपन होती है, मेंबर्स उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स को भी अटेंड करते हैं, तमाम सारी पॉलिसीज, तमाम सारी चीज़ों के बारे में वो जानते हैं। तो इसमें सिक्रेसी रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, इस वजह से क्योंकि इसकी ओनरशिप और कंट्रोल जो होता है वो डिफरेंट लोगों के पास होता है, यानी कि डिवोर्स बिटवीन द ओनरशिप एंड कंट्रोल एंड एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड, यानी एफर्ट और रिवार्ड के बीच में जो होता है आपका वो कह सकते हैं कि डायरेक्ट लिंक नहीं है, और ओनरशिप और जो कंट्रोल है वो डिफरेंट लोगों के पास है। तो इस वजह से मोटिवेशन बेसिकली जो होता है थोड़ा सा कम रहता है इसमें। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा टाइम लगता है। रेड टेपिज्म का तो तानाशाही होता है बेसिकली, नहीं तानाशाही नहीं बोलते, किसी चीज का अननेसेसरी लेट होना बोलते हैं रेड टेपिज्म। तो रेड टेपिज्म का मतलब क्या है भैया? जो भी काम होगा बाकायदा कह सकते हैं एक सिस्टम है, एक हायरार्की है, इस हायरार्की के थ्रू डिसीजन लिए जाएंगे, उसमें सारे शेयर होल्डर्स की राय मशवरा ली जाएगी, उनकी वोटिंग की जाएगी, तो उसमें टाइम लगता है, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग के मामले में। ओलिगार्किक मैनेजमेंट, ओलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब होता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि इसमें बेसिकली जो भी चीजें होती हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मैनेज की जाती हैं, और जिसमें आपको बाकायदा सारे लोगों को वोटिंग करने का राइट होता है, यानी कि कहीं ऐसा नहीं होता है कि सारी चीजें अपने आप से हो जाए। तो एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसमें वोटिंग तो की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैनेज करने वाले लोग हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कुछ चुनिंदा लोग हैं, तो वो अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट को, बेनिफिट को, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, शेयर होल्डर के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, दूसरे हिसाब से काम करते हैं। तो ये इसकी कुछ खामियां हैं जो थोड़ा सा दिक्कत वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज की। तो वैसे तो कंपनीज के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस के को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आपके इस सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर किया गया है। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को सिर्फ पहले यहाँ पर हम जानेंगे। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो नंबर होते हैं कह सकते हैं मेंबर्स की, वो 2 होता है, मैक्सिमम 50 होता है। पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड होते हैं। प्राइवेट की बात करें तो इट कैन नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक, ये जनरल पब्लिक को शेयर और डिवेंचर बेचने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते।
लेकिन पब्लिक कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक को इन्वाइट कर सकती है शेयर डिबेंचर बेचने के लिए। देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी में शेयर को ट्रांसफर करने पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, और पब्लिक कंपनी फ्रीली शेयर को ट्रांसफर कर सकती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी जैसे ही उसका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, तो इनकॉर्पोरेशन होने के तुरंत बाद वो अपने काम को स्टार्ट कर सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी जो है, जब तक कि उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कमेंसमेंट का, तब तक वो अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकती है। इसी तरीके से प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल करती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल करती है, जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड या विप्रो लिमिटेड। ठीक है, इसकी जो प्राइवेट की मिनिमम कैपिटल है वो 1 लाख रुपए हो, और पब्लिक की मिनिमम कैपिटल 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंस था, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ ये 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स को ही डिस्कस किया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर एक प्रोसीजर पूछा जाता है कि कैसे कंपनी का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन को लेकर एक प्रोसीजर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंपनी के फॉर्मेशन में 4 स्टेप लिए जाते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रमोशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन, तीसरा है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, चौथा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। वापस से सुनिएगा, पहला कौन सा है? प्रमोशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन, तीसरा कैपिटल सब्सक्रिप्शन, चौथा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो प्रमोशन क्या होता है, पहले जानेंगे हम प्रमोशन के बारे में। देखिए, प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन का मतलब होता है, प्रमोशन मींस कंसीविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। सबसे पहले क्या हुआ कि आपको क्या करना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कंसीव करना है। आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट से ऑब्जर्व करना है, समझना है, देखना है, एक आइडिया जनरेट करना है, और उस आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हुए आपको उस आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, और उस तरीके की एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने का डिसीजन लेना है। ये बेसिकली प्रमोशन है। अब प्रमोशन भी कई सारे स्टेप से होकर गुजरता है, यानी प्रमोशन के अंदर कई सारे स्टेप हैं। सबसे पहला जो स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है। तो आप करेंगे क्या इसके लिए? इसके लिए आप पूरी मार्केट को अच्छे से स्क्रीनिंग करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, जहां से आपको एक बिजनेस आइडिया मिलेगा, और उस बिजनेस आइडिया को आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या एक सर्विस डेवलपमेंट में उसको लगाएंगे। भाई सबसे पहले जैसे मान लीजिए एक सुविधा आपको मिलती है आज की डेट में उबर या ओला की। अब मान लो बारिश का मौसम है और आप अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, जो कि मान लो बाइक से अगर आप जाते हैं तो भीग जाएंगे। अब आपके पास सुविधा है कि आपने तुरंत उबर बुक किया, आपके घर के बाहर आपको गाड़ी मिली और उसने आपको आपके ऑफिस तक छोड़ा, फिर शाम को आपने उबर बुक किया, घर तक आप चले आए। तो ये जो कंसेप्ट है किसी के दिमाग में तो सबसे पहले आया होगा ना, कोई तो बंदा ऐसा होगा जो ऑब्जर्व कर रहा होगा कि यार बारिश में दिक्कत होती है, ठंडी में दिक्कत होती है, धूप में दिक्कत होती है, तो क्यों ना ऐसा कुछ बना दिया जाए कि जो लोग जहां चाहे वहीं जाके गाड़ी आ जाए, टैक्सी आ जाए। तो किसी के दिमाग में तो ये आइडिया आया होगा। तो वैसे ही आपको एक आइडिया जनरेट करना है और उस आइडिया को प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट करने के बारे में आपको आगे की प्लानिंग करनी है। फीजिबल स्टेबिलिटी मतलब स्टडीज, यानी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको लगी है उसमें उसको बाकायदा उस पर फीजिबल स्टडी करिए, उसको टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल सब तरीके से उसके बारे में सोचिए, फिर देखिए कि उसमें कुछ ऑप्शन निकलना है या नहीं निकलना है। अगर फाइनल हो जाएगा तो फिर सबसे पहले क्या करोगे, नेम अप्रूवल करोगे। आइडिया आपने सोचा, उसकी फीजिबिलिटी उसको चेक कर लिया, अब आपने नेम उसका फाइनल कर दिया कि हमें उसका नेम क्या रखना है। ठीक है, नेम के लिए क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे कहाँ, रजिस्ट्रार ऑफिस में, और उसके बाद आपको उसका अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद होता है फिक्सिंग ऑफ सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से संबंधित जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो फुल करनी है, उसमें सारे मेंबर्स के आपको साइन करवाने होंगे। नेक्स्ट होता है कि आपको कुछ अपॉइंटमेंट, बेसिकली प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट हायर करने होते हैं, जैसे कि बैंकर हो गए, मर्चेंट बैंकर हो गए, ऑडिटर्स हो गए, लीगल एडवाइजर हो गए, इनको आपको जो प्रोफेशनल होंगे उनको हायर करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आपको बनाने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके सबमिट करना होता है। तो ये चीजें आती हैं इसके अंदर, प्रमोशन के अंदर। इनकॉर्पोरेशन के अंदर हम लोग बात करें तो इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, तो 1956 जो आपका कंपनी एक्ट है उसके थ्रू आपको इनकॉर्पोरेशन कराना है और इनकॉर्पोरेशन का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। प्राइवेट कंपनी तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के बाद काम स्टार्ट कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी जब तक उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिल जाएगा तब तक वो स्टार्ट नहीं कर सकती है।
तो पहला जो स्टेप होता है उसमें सबसे पहले आपको इनकॉर्पोरेशन का एप्लीकेशन देना पड़ता है। रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे आप, कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहां इनकॉर्पोरेशन का एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन जब देंगे तो साथ ही साथ आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना पड़ेगा, और तैयार करने के बाद उनको साथ में आप अटैच कर देंगे। इसके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे? ऑथोराइज कैपिटल का स्टेटमेंट लगाएंगे, प्रपोजल जो प्रपोज डायरेक्टर है उसका कंसेंट लगाएंगे, एग्रीमेंट होगा प्रपोज मैनेजिंग डायरेक्टर का, और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट भी आप साथ में लगा के सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट होता है पेमेंट ऑफ फीस। तो जो भी आपके रजिस्ट्रेशन की जो लीगल फीस है वो फीस आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मेथड होता है उस मेथड से आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपका जो रजिस्ट्रार है ऑफिस उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा आपके नेम का, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और प्राइवेट कंपनी होने के केस में आप तुरंत बिजनेस को भी चालू उसके बाद कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक कंपनी होते हैं तो आगे प्रोसीजर आप जारी रखना पड़ेगा। सबसे पहले फिर क्या करेंगे आप? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन को लेकर कंडीशन है कि पब्लिक कंपनी कैन रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग शेयर। आप शेयर डिवेंचर इशू करके रेज फंड रेज कर सकते हो। शेयर डिवेंचर इशू करने के लिए आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, और प्रोस्पेक्टस से रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन हैं, कुछ गाइडलाइन है जो सेबी आपके लिए इशू करता है। तो सेबी ने कहा है कि सेबी रेगुलेट द कैपिटल मार्केट। सब जानते हैं सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। और पब्लिक कंपनी रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम सेबी, और पब्लिक कंपनी को सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो आप प्रोस्पेक्टस फिल करोगे। सो प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट विच इनवाइट्स ऑफर फ्रॉम पब्लिक टू परचेज शेयर्स एंड डिवेंचर। प्रोस्पेक्टस क्या है? एक इन्विटेशन डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली पब्लिक को ऑफर किया जाता है कि भाई हमारी कंपनी के शेयर डिवेंचर आप खरीद सकते हो। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? इन खरीदने बेचने के लिए आपको ब्रोकर, बैंकर और अंडर राइटर के साथ कांटेक्ट करने पड़ेंगे, अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा इनका। ये लोग आपकी कंपनी के बिहाफ से शेयर और डिवेंचर को खरीदने बेचने का काम करेंगे, और इसके बदले में इनको आपको कमीशन पे करना पड़ेगा। इनकी मंथली सैलरी नहीं होती, कमीशन बेस पे आपके लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी के अंदर एक रूल है कि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका 50% 90% तक होना चाहिए। एज पर सेबी गाइडलाइन जो भी आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो 90% तक होना चाहिए। अगर 90% से कम हो जाता है तो एप्लीकेशन मनी जो होगा वो विद इन 30 डेज में आपको सबको वापस करना पड़ेगा, ये रूल है। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ताकि स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्ट कराएंगे, और लिस्ट कराने के बाद शेयर डिवेंचर्स की जो भी मार्केटिंग है उनको सेल परचेज करने का जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। उसके बाद आप क्या करते हैं? अपने शेयर्स को आप अलॉट कर देते हैं। जब आप 90% वाली कंडीशन फुलफिल करेंगे उसके बाद अपने शेयर्स को आप मार्केट में इशू कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स को अलॉट कर सकते हैं। लास्ट में आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट आपको जो मिलता है उसकी कुछ कंडीशन है। अगर आपका 90% से ज्यादा आपका इशू सब्सक्राइब हो गया है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। डिक्लेरेशन दैट ऑल डायरेक्टर हैव पेड इन कैश इन रेस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर मेड टू हिम। यानी कि जो डायरेक्टर्स को अगर शेयर वगैरह दिए गए हैं, सॉरी डायरेक्टर का एक डिक्लेरेशन होगा शेयर के फॉर्म में कि भैया आपको शेयर दिए गए हैं। एक स्टैट्यूटरी जो आपका डिक्लेरेशन होगा जिसमें जितनी भी एबव रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारी फुलफिल होती हैं, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा साइन करके फॉरवर्ड किया जाता है। क्लियर है ये? अब आते हैं कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंपनी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इट इज अ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट। ये क्या है? प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है कंपनी का। सो नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकती। सो दैट्स व्हाई इट इज समटाइम कॉल्ड लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट। इसे कभी कभी लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी कंपनी चलाने के लिए आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की आवश्यकता पड़ती है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बिना कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें एक होता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में कंपनी का नाम लिखा होता है, ठीक है, कंपनी का जो प्रपोज्ड नाम होगा वो लिखा होगा। इसके अलावा जो कंपनी के फ्यूचर में कोई नाम कर सकते हैं या जो रजिस्टरिंग नाम हो उन सब चीजों के बारे में डिटेल रहती है। सिचुएशन क्लॉज का मतलब है कंपनी का जो ऑफिस है वो किस स्टेट के अंदर यानी किस जगह पे आपका ऑफिस लोकेटेड है। ऑब्जेक्ट क्लास बताता है कि कंपनी के आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, उसके विजन मिशन क्या है, उनके बारे में बताता है। लायबिलिटी क्लास बताता है कि लायबिलिटी ऑफ मेंबर जो होती है वो कितनी है,
अनपेड जो आपके शेयर्स होते हैं उसके प्रति लायबिलिटी आपकी कितनी है। नेक्स्ट कैपिटल क्लॉज आपको बताता है कि आपकी जो अथोराइज कैपिटल है वो कितनी है, उसके बारे में आपको ये बताने का काम करता है। ऐसे ही आता है एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल। एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल बेसिकली क्या है? एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल कुछ इंटरनल मैनेजमेंट को चलाने के लिए, यानी कंपनी के इंटरनल कामकाज को चलाने के लिए कुछ डिफाइंड रूल्स, रेगुलेशंस, ड्यूटीज, राइट्स, पावर्स जो हम ऑफिसर्स को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देंगे उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट है। यानी कंपनी के इंटरनल कामकाज को चलाने के लिए कुछ डिफाइंड रूल्स, राइट्स, ड्यूटीज, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब का एक कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा होता है कि ऑफिसर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितनी कितनी पावर्स किस किस को देनी है। इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कशन होता है। जिस सबसे पहले अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लॉजेज ऑफ शेयर, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट और डिफरेंट क्लासेस के बारे में लिखा होता है। राइट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर, शेयर होल्डर के कितने अधिकार होंगे वो लिखा होगा। मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर के क्या प्रोसीजर होगा वो होगा। इशू ऑफ सर्टिफिकेट का प्रोसीजर क्या होगा उसके बारे में लिखा होगा। फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर का तरीका क्या होगा उसके बारे में होगा। इशू रिगार्डिंग द कॉस्टिंग ऑफ वोट एंड प्रॉक्सी वोटिंग, जो वोट कास्टिंग होती है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें होते हैं। सिलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का सिलेक्शन कैसे होगा, उसका रिमूवल कैसे होगा, इससे रिगार्डिंग भी फॉर्मेलिटीज इसके अंदर शामिल होती है। इसके अलावा जो डिविडेंड डिक्लेरेशन होता है, पेमेंट रिलेटेड रूल्स वो भी इसमें होते हैं। कैपिटल रीएडजस्टमेंट के रूल्स होते हैं और पेमेंट रिगार्डिंग द वाइंडिंग अप, अगर कभी कंपनी को वाइंड किया जाएगा तब कैसे क्या पेमेंट होगा, इसकी भी सारी इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन होती है। अब आते हैं प्रोस्पेक्टस पे। तो प्रोस्पेक्टस कंपनी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि वो कंपनी के शेयर और डिवेंचर को खरीद सकते हैं। यानी प्रोस्पेक्टस इज जस्ट लाइक अ इन्विटेशन, एक इन्विटेशन कार्ड है एक प्रकार से, जो पब्लिक को ये बताया जाता है कि आप हमारी कंपनी के शेयर डिवेंचर खरीद सकते हैं। इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी की ब्रीफ इंफॉर्मेशन भी होती है, कंपनी के अचीवमेंट, कंपनी के विजन, कंपनी के बारे में ओवरऑल जानकारी इसमें होती है। तो क्या क्या मेन कंटेंट है? कंपनीज नेम, एड्रेस और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव होगा, नंबर एंड क्लासेस ऑफ शेयर उसकी बात होगी, क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ डायरेक्टर होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर सबके एड्रेस होंगे। ठीक है, मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन आपने 90% तक का किया है उसके बारे में इसके अंदर डिस्कशन होगा। इसके अलावा टाइम एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट वो भी होगा। अमाउंट पेबल ऑन द एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स पर कितना पैसा देना है वो भी लिखा होगा। और अंडर राइटर को हम कैसे क्या मतलब राइट्स देंगे उसके बारे में होगा। मर्चेंट बैंकर कैसे इशू करेंगे उसके बारे में, यानी ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो होंगी उसके अंदर रहेंगी। और एक इसी के अंदर होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट इज लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये चीज क्या चीज है इसको जरा जान लीजिए। अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल मे समटाइम डिसाइडेड नॉट टू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। जैसे कंपनी कभी कभी क्या करती है, उसको कंपनी को अगर पब्लिक से फंड रेज ना करना हो तो इट मे बी कॉन्फिडेंटेड फॉर ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड कैपिटल प्राइवेटली। अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि भाई हमें कैपिटल लेनी है, वो कैपिटल हम पब्लिक से नहीं लेंगे और कॉन्फिडेंट है कि वो कैपिटल हम अपने अंदर से ही प्राइवेटली उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, सो इन सच केस इट विल हैव अ टाइटल अ स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी। इस केस में उसको एक अधिकार है कि वो स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं और इट कंटेन इंफॉर्मेशन मच सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो कि लगभग प्रोस्पेक्टस वाली सारी इंफॉर्मेशन होंगी। बस फर्क इतना है कि जब कंपनी प्राइवेटली अपने शेयर को इशूज करके कैपिटल कलेक्ट करती है तब इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया? अब आता है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेटर होता है, ये कैसे डिपेंड करेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी कॉस्ट एंड ईज ऑफ सेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आप सेट करना चाहते हैं, आपके पास पैसे कितने हैं, आप लीगल फॉर्मेलिटीज कैसे बचना चाहते हैं, ये सब कुछ देख के आप आगे का डिसीजन लेंगे। कैपिटल कंसिडरेशन, आपके पास पैसे कितने हैं, भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में कम पैसा लगेगा, पार्टनरशिप में उससे ज्यादा, तो यानी आप देखेंगे कि कितनी कैपिटल कंसिडरेशन आप हो सकता है। बिजनेस का नेचर कैसा है, बिजनेस कैसा करने वाले हैं, जैसे मान लो सैलून कटिंग है आपका, जनरल शॉप है, ये तो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा आप डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना चाहते हैं, अगर आप डिग्री ऑफ कंट्रोल अकेले हाथों में चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन करेंगे, और चाहते हैं कई लोग उसमें हो तो पार्टनरशिप, और बहुत लोग चाहते हैं तो कंपनी खोल सकते हैं। और लायबिलिटी, डिग्री और रिस्क कितना चाहते हैं, लायबिलिटी या डिग्री ऑफ रिस्क कितना चाहते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में रिस्क बहुत है, कंपनी में रिस्क कैसा है, कम है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड रिस्क है।
तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक बिजनेस फॉर्म का हम लोग चुनाव करते हैं। तो ये आपकी आज की क्लास थी। इसके अंदर हमने कंपनी के बारे में काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि कंपनी के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आपने, जो भी चीज़ें आज की क्लास के अंदर आपने पढ़ी, वो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स के आपको वीडियोस प्रोवाइड होते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।